Hey everyone, this is Abhishek Tripathi and you are watching AT की पाठशाला। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉज पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम वेक्टर्स को ऐड क्यों कर रहे हैं। अब कोई पूछेगा कि अरे वेक्टर्स हैं, इनको सिंपली हम अलजेब्रा के रूल से ऐड कर दें, 2 + 3 = 5। बट ऐसा नहीं होता है। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें डायरेक्शन की बात होती है। जब डायरेक्शन की बात होती है उनके जो लॉज हैं वो कुछ अलग हो जाते हैं नॉर्मल स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करने से। सो हम कुछ लॉज पढ़ेंगे जो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने में इम्पोर्टेंस रखेंगी। सो हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ नए लॉज क्यों चाहिए, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। चलिए हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। पहले जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, सपोज वन एप्पल इज ऑफ 5 ग्राम 50 ग्राम। तो सिंपल सी जो इसी के इक्वल यानी सेम एप्पल होंगे, 5 एप्पल ले लें तो 50 × 5 हो जाएगा 250 ग्राम। ये हमारी जो 50 ग्राम है ये स्केलर क्वांटिटी है। जब आप एप्पल को तौलते हैं तो क्या कोई डायरेक्शन देखते हैं कि 5 ग्राम नॉर्थ की डायरेक्शन में है या 2 ग्राम ईस्ट की डायरेक्शन में है? नहीं देखते हैं। इसलिए ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। इसमें ये देखिए जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो नॉर्मल अलजेब्रा के रूल से ऐड हो जा रही हैं। चलिए हम एक वेक्टर क्वांटिटीज को नॉर्मल अलजेब्रा के रूल से ऐड क्यों नहीं कर सकते ये जानते हैं। अगर सपोज एक पार्टिकल है, वो यहाँ से 5 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से गया, उसके बाद 2 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से फिर गया आगे दूसरी डायरेक्शन में, तो क्या ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनको नॉर्मली 5 + 2 = 7 मीटर/सेकंड कर दें तो क्या वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी? अब क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी, ये गलत है। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अलग लॉज बनाए गए हैं। अब वो क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि एक तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई और एक डायरेक्शन इसकी ये हो गई। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो कोई ना कोई डायरेक्शन आनी चाहिए। अब डायरेक्शन अगर हम ये ले लेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, अगर इसको ले लेंगे तो ये बुरा मान जाएगा। इसीलिए वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं जो कि हम पढ़ेंगे। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम सिंपली अलजेब्रा के रूल से ऐड कर सकते हैं, बट जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं, वो हम पढ़ेंगे तब उन्हें ऐड कर सकेंगे। वेक्टर्स में थोड़ा पिछले लेक्चर में छूट गया था जो कि अभी मैं पढ़ा दूंगा। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, जो पिछले लेक्चर में छूट गया था वो था इम्पोर्टेंट टर्म्स इन वेक्टर्स, जिनमें से 2 मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताए थे। उन्हें पढ़ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स इन वेक्टर में एक और टर्म था, नंबर मुझे याद नहीं है, 3rd मान लेते हैं, वो था पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, अगर सपोज हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। अब इनका मैग्नीट्यूड m1 है, इनका मैग्नीट्यूड m2 है।
बट जो इनकी डायरेक्शंस है, डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम है। अगर ए वेक्टर ऐसे जा रहा है तो बी वेक्टर भी ऐसे जा रहा है। डिपेंड नहीं करता कि मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड इसका कम भी हो सकता है, इसका ज़्यादा हो सकता है, इसका ज़्यादा इसका कम हो सकता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये हो जाएंगे हमारे पैरेलल वेक्टर, ये हमारे हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, तो वो हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर। इसके बाद अब इसमें जो पैरेलल वेक्टर का एक और टर्म आता है, इसमें हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का सिंपल सा मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, सेम ऑफ बोथ वेक्टर्स। इसमें ओनली डायरेक्शन इज सेम। सो पैरेलल वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, वो मस्ट है। और जो इक्वल वेक्टर होते हैं उनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होने चाहिए दोनों वेक्टर्स के, तो वो कहलाएंगे इक्वल वेक्टर यानी सेम वेक्टर। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। वो होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड m1 है और इनका मैग्नीट्यूड m2 है, बट जो डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट है, जो डायरेक्शंस हैं वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर कोई वेक्टर एक ए वेक्टर ऐसे जा रहा है तो उसी का जो दूसरा वेक्टर होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो उसे हम बोल देंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में जो पहला लॉ है वो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये ए वेक्टर और एक है हमारे पास ये बी वेक्टर, और इसे सेम नहीं मान के हम ऐसे मान लेते हैं, ये है बी वेक्टर। हमें करना क्या होगा, इसकी जो थ्योरी है वो क्या है, एडजस्ट बी वेक्टर such that tail of B vector coincides with head of A vector, then a vector from tail of A vector
to the head of B vector will be equal to A vector plus B vector. बोला क्या गया है कि adjust B vector such that tail of B vector coincides with head of A vector, then a vector from tail of A vector to the head of B vector will be equal to A vector plus B vector. तो B वेक्टर को हमें एडजस्ट करना है कि जो B वेक्टर की टेल है वो यहाँ पे इसके हेड पे टच करे। तो ये वेक्टर है हमारा A वेक्टर, B वेक्टर को एडजस्ट करना है कि इसका जो टेल है इसके हेड पे मैच कर जाए यानी कोइंसाइड कर जाए। तो ये हो गया हमारा B वेक्टर। अब जो एक नया वेक्टर बनेगा कहाँ से, देन अ वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ A वेक्टर, यानी यहाँ से जो टेल ऑफ A वेक्टर है वहां से टू द हेड ऑफ B वेक्टर, इसके हेड पर B वेक्टर के हेड तक जो जाएगा ये हो जाएगा हमारा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये है हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो A वेक्टर प्लस B वेक्टर आया है इट इज आल्सो नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। इसे हम रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं, आर वेक्टर से इसे डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उनमें थोड़ी सी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, ये वेक्टर है A वेक्टर, ये वेक्टर है B वेक्टर और ये वेक्टर है C वेक्टर। तो इसमें से पहला ऑप्शन है A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर। सेकंड है A वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर। थर्ड है B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर। ये तीन ऑप्शन है। तो हमें पहले ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जानना होगा कि कोई भी जो वेक्टर है, सपोज अगर हम B वेक्टर ले लें, B वेक्टर हमने लिया, इसके हेड से A वेक्टर के टेल को जोड़कर ये जहाँ तक ले आया। तो मतलब कि B वेक्टर और A वेक्टर को हम ऐड करेंगे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर होगा कुछ। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जो B वेक्टर के टेल से यहाँ तक हेड तक आएगा A वेक्टर के, वो हो जाएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हमारा C ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा C वेक्टर के बराबर। समझ पा रहे हैं? इसमें सिंपल सा हमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देना है। कोई वेक्टर ले लें, अगर सपोज इसको ही ले लेंगे हम A वेक्टर, तो यहाँ पे तो इसका टच नहीं हो रहा है टेल किसी का। यहाँ पे हमने एक B वेक्टर ले लिया, इसका जो A वेक्टर का टेल है वो यहाँ B वेक्टर के हेड से टच हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ से इसके टेल से एक वेक्टर लेकर इसे रिजल्टेंट मान लेंगे। तो जो ऑप्शन सही है वो है
फर्स्ट वाला। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। अब इसमें हमें कुछ ढूंढना है कि रिजल्टेंट कौन सा होगा और इसका कोई इक्वेशन ढूंढना है। तो चलिए करते हैं। एक नोट लिख लीजिए आप कि अगर इफ एनी वेक्टर इज flipped to 180 degree, then it becomes same vector with नेगेटिव साइन। तो अगर हम कोई वेक्टर को ले लें, यहाँ पे कोई एक वेक्टर ले लें जिसको हम पलट दें, यानी 180 डिग्री फ्लिप कर दें, तो उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। सिंपल से अगर हम इसे हम इक्वल करना चाहें तो ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा बी वेक्टर, और इसको अगर हम सी वेक्टर को ऐसे फ्लिप कर दें, ये एरो इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस सी वेक्टर। इस रूल का मतलब ये है। कोई भी आप वेक्टर कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि रिजल्टेंट और ऐसा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करना है। तो इसमें हो रहा है ना कि जो ए वेक्टर है उसके हेड से कोई बी वेक्टर है, उसकी टेल जुड़ी हुई है, और फिर उसी ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड तक कोई वेक्टर गया हुआ है जो कि है माइनस सी वेक्टर, वही वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो जो माइनस सी वेक्टर हो जाएगा ये आर वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जो हमें मिलता है वो है, इसे मैं रेस कर देता हूं, यहां से जो हमें मिल रहा है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स माइनस सी वेक्टर। अब अगर माइनस सी वेक्टर को हम इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स 0। सो जो ये इक्वेशन है एक्चुअली ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये सर्टिफाई करती है। सो ये रहा हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है वो बिल्कुल ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के सेम होता है। जैसे हमने देखा था कि जो दो वेक्टर, तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, फिर इसके हेड से शुरुआत हुई टेल बी वेक्टर की, इससे जहाँ खत्म हुई सी वेक्टर, इसका जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये हमेशा हमें याद रखना है कि अगर इस तरह कोई वेक्टर्स दिए हुए हैं तो वो इक्वल्स टू, इनको सम करके इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब बात आती है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर
एडिशन। पॉलीगन का मतलब होता है कई सारी साइड्स, पॉलीगॉन, पॉलीसाइड्स, मेनी साइड्स। सो अगर हम कोई वेक्टर बना, कोई एक डायग्राम बना जिसमें ए वेक्टर ये है, फिर ये बी वेक्टर दिया हुआ है और इसी की हेड से स्टार्ट है सी वेक्टर का, फिर यहाँ से दिया हुआ है डी वेक्टर, इसके हेड तक किया गया है यहाँ पर ई वेक्टर। तो हमारा जो सिंपल से इसमें बस ये लॉ आएगा, रूल आएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल्स 0। ये हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल सा, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स विच आर इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन then their sum is equals to 0। सो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि वेक्टर्स को ऐड करने का एक और जो वे है पैरेललोग्राम लॉ, उससे हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे, मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर निकालना सीखेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग अस। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।